करूं कि ज्यादा करूं, ज्यादा करूंगा तो ये बहुत ज्यादा, तो कम करूं तो लेबर कैपिटल, तो ये वाली रहती है। आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि आपको मॉडल ऑफ की डेफिनेशन लिखना है या फिर आपको प्रोफेसर एपी लर्नर की। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीपगिरी कॉमर्स अकेडमी पे। आज यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे हमने हमारे 11th स्टैंडर्ड में ये चीज पढ़ी थी कि भैया इकोनॉमिक्स के दो ब्रांचेस है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जहां पे हम स्कोप पढ़ेंगे, जहां पर हम जो है आपके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, प्लस हम जो है आपके फीचर्स के बारे में क्या आप लोग स्टडी क्या करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो जो दो मेन ब्रांचेस आपके माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के, वो क्या आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और एक आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है। अब सबसे पहले एक चीज मैं यहाँ पे बात करता हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके ग्रीक वर्ड से क्या हुआ है, आपका डिराइव हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोज। अब माइक्रोज मतलब क्या होता है, छोटा, स्मॉल या फिर मिलियन पार्ट। अब आप बोलोगे सर स्मॉल मतलब तो समझ गया छोटा पार्ट, लेकिन ये मिलियन पार्ट क्या होता है? देखो मिलियन किसको बोलते हैं हम लोग, जब कभी भी 10 लाख होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम उसको 1 मिलियन बोलते हैं, बरोबर। अब 1 मिलियन में जैसे 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मतलब क्या हो, 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में से अगर मैं 1 रुपया निकाल लेता हूं, 1 रुपीज निकाल लेता हूं, क्योंकि वो 1 यूनिट होता है, सही बात है। तो वो जो 1 रुपया होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिलियंथ पार्ट बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मिलियन चीज है, मिलियन चीजों में से मैं एक चीज निकाल लेता हूं, तो वो जो एक चीज निकाला ना, एक इंडिविजुअल जो यूनिट निकाला ना, उसको मैं मिलियंथ पार्ट बोलूंगा। अब ऐसा क्यों बोला गया यहाँ, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील किससे करता है, वो आपकी एक यूनिट से डील करेगा, वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बिहेवियर से डील करेगा, वो एक इंडिविजुअल पर्सन की इनकम पड़ेगा, वो एक इंडिविजुअल पर्सन के वेजेस पड़ेगा, वो आपके क्या करेगा, वो चाबी की गुच्छे में से पूरे चाबी की गुच्छे के बारे में नहीं पड़ेगा, वो पर्टिकुलर एक चाबी के बारे में पड़ेगा। अगर आपके बहुत सारे घर है एक एरिया में, तो सब घर के बारे में नहीं, एक पर्टिकुलर घर के बारे में पड़ेगा। वही अगर मैं बात करूं आपका क्या करेगा, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड में n नंबर ऑफ कीज है, तो वो सारे कीज के बारे में ना पढ़कर वो सिर्फ एक की के बारे में पढ़ेगा। समझ में आ गया? अगर बहुत सारे चप्पल रखे तो बहुत सारे चप्पल के बारे में नहीं पढ़ के सिर्फ एक चप्पल के बारे में पढ़ेगा। तो ये क्या होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा क्या करेगा, एक ही चीज के बारे में क्या हमेशा स्टडी करता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो, दूसरा देखो, मैंने बताया जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके ग्रीक वर्ड माइक्रो से डिराइव्ड हुआ है, वैसे आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके वर्ड मैक्रो से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब होता है लार्ज, मतलब जहां पर ये एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ रहा है, ये आपके टोटल यूनिट के बारे में पढ़ेगा। अगर ये एक कीबोर्ड की के बारे में पढ़ रहा है, तो ये पूरे कीबोर्ड के बारे में पढ़ेगा। सिर्फ ये एरिया के एक घर के बारे में पढ़ रहा है, तो एरिया में जितने घर होंगे उनके बारे में पढ़ेगा। अगर सिर्फ ये एक स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहा है, तो देश भर में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनके बारे में पढ़ेगा। अगर पर्टिकुलर एक इंसान की इनकम के बारे में पढ़ रहा है, तो ये पूरे नेशनल इनकम यानी पूरे देश की इनकम के बारे में क्या पढ़ता है। समझ में आ गया? ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये पूरी दुनिया को लेके चलता है, ये खुदगर्ज है, ये सेल्फलेस है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब इसको पंचायत बहुत ज्यादा है, ये भाई अपने काम से काम मतलब रखता है। इतनी चीजें समझ जाना, मतलब वो एक यूनिट के बारे में पढ़ेगा, ये पूरे एक कमोडिटी के जितने भी यूनिट्स होंगे सबके यूनिट्स के बारे में पढ़ेगा, ठीक है। अब ये जो दोनों ही टर्म है, ये आपके दिए गए थे आपके रैग्नार फ्रिश द्वारा, जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी से, ओसेल यूनिवर्सिटी से है, बिलोंग करते हैं। आपके ईयर 1933 में इन्होंने क्या किया था, ये जो टर्म था ये क्या कॉइन किया था दोस्तों। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते, आगे यहाँ पे मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले चीज है, देखो ये पूरा फ्लो चार्ट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। आई होप ले लिया होगा। जूम हो जा भाई, अभी वो ये भी बात सुन लेता है कभी कभी। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑलरेडी मैंने बताया वो क्या करता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर इंसान के इनकम के बारे में पढ़ेगा। मतलब वो कभी भी सभी चीजों के बारे में नहीं पढ़ेगा, वो पर्टिकुलर एक ही चीज के बारे में पढ़ेगा। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बहुत बड़ा क्या गार्डन है, तो पूरे गार्डन के बारे में ना पढ़कर, पूरे गार्डन में जितने फूल उनके बारे में ना पढ़कर, वो पर्टिकुलर एक फूल के बारे में पढ़ेगा। अगर पूरा देश है तो पूरे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो पूरे देश के बारे में पढ़कर सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में पढ़ेगा। तो इसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा होता है। माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, यानी स्मॉल पार्ट ऑफ द किसी भी चीज का एक जो छोटा सा हिस्सा होता है, उसको हम लोग क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमारे बॉडी में क्या होता है, एक सबसे छोटी चीज क्या होती है, एक सेल होती है, सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सेल के बारे में पढ़ेगा, ना कि पूरी बॉडी के बारे में पढ़ेगा। अगर कोई भी मैटर है, उससे मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, एटम होता है।
तो वो क्या है, एटम के बारे में पढ़ेगा, ना कि पूरे किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा। ठीक है, यही चीज बोला है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, डील करता है स्मॉल पार्ट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मतलब आपकी जो इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक ऐसा रीजन जहां पे क्या होता है, देखो किसी भी देश को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एक इकोनॉमी बोलते हैं, किसी भी स्टेट को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। अगर और थोड़ा सा डिफाइन करूं तो एक ऐसी जगह जहां पे क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, कंजप्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी क्या बोलते हैं। समझ में आ गया। अब वो इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर एक छोटे से पार्ट में इकोनॉमी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, हम लोग रेंट देते हैं, लैंड के लिए हम लोग रेंट देते हैं, आपके लेबर के लिए हम लोग वेजेस देते हैं, सैलरी देते हैं, सही बात है। तो वो सबके सैलरी, टोटल सैलरी या फिर टोटल वेजेस के बारे में आप पढ़ के, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के वेजेस या फिर सैलरी के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, उसके हम लोग बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो क्या कर रहा है, देखो यही बोला है कि इट डील्स विद द इंडिविजुअल कंज्यूमर। जितने कंज्यूमर उनके बारे में पढ़ रहा है, नहीं, वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहा है। वो जितनी कमोडिटी प्रोड्यूस सबके बारे में पढ़ रहा है, नन्ना वो किसी बारे में पढ़ रहा है, वो पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में पढ़ रहा है। जितने प्रोड्यूसर, जितने लोग गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, सबके बारे में पढ़ रहा है। नहीं रे भाई, नहीं, बोला ना एक बार, किसके बारे में पढ़ेगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एक डेफिनेशन आई है किसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। चलो क्या बोला है, देखो सबसे इजी डेफिनेशन जो मैं बोलता हूँ ये वाली रहती है। आपको ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि आपको मॉरिस की डेफिनेशन लिखना है या फिर आपको प्रोफेसर एपी लर्नर की डेफिनेशन लेना है, तो फायदा उठाओ चुपचाप ये वाला डेफिनेशन लर्न करने का। कौन सा, अकॉर्डिंग टू मॉरिस डॉब हमारे एक भाई साहब है, मेरे दोस्त यार, कल आइसक्रीम खाने के लिए मिला था, सही कि नहीं। अब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इनफैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब क्या बोला गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक क्या, एक बेसिकली एक स्टडी कैसी, माइक्रोस्कोपिक। आप लैब में जाते हो, लैब में हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप से जब कोई भी, आप बोल सकते हैं कोई लिक्विड को या फिर कोई सेल को अगर हम पढ़ते हैं, कोई लीफ पर, तो लीफ में जो रखते हैं, तो उसको जब जैसा जूम करते हैं, तो लीफ का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है ना, वो हमें दिखाई देता है, जो सेल होता है लीफ के अंदर, वो हमें दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो वही चीज है कि ये क्या करेगा, ये भी आपका क्या करता है, ये आपके एक नेशनल इकोनॉमी जो होती है, नेशनल इकोनॉमी जो छोटा सा चीज, जैसे नेशनल इकोनॉमी में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, तो ये क्या करेगा, माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेगा। माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके मतलब ये क्या करेगा, वो सिर्फ पूरे नेशनल इकोनॉमी में अगर करोड़ की आबादी रहे तो करोड़ के आपके क्या कंज्यूमर रहने दो, लेकिन करोड़ से उसको मतलब नहीं, सिर्फ उसको एक कंज्यूमर से क्या मतलब रहेगा, एक कंज्यूमर के बिहेवियर को क्या पड़ता है। तो ये आपका क्या डेफिनेशन क्या बोलता है मॉरिस डॉब का। दूसरा डेफिनेशन एपी लर्नर का भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एपी लर्नर, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू माइक्रोस्कोप। क्या बोल रहा, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, कंसिस्ट ऑफ, इकोनॉमी को कैसे देखने का, एक माइक्रोस्कोप से देखने का। माइक्रोस्कोप से देखते तो बहुत डिटेल में दिखता है कि नहीं दिखता है, बहुत बेसिक चीज दिखता है। एज इट वेयर टू सी हाउ मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी। अब ऐसे ये माइक्रोस्कोप से क्यों देखता है, ये देखने के लिए कि ये जो मिलियन ऑफ सेल्स है इकोनॉमी में, मिलियन ऑफ सेल्स मतलब मिलियन ऑफ चीजें, मिलियन ऑफ जो लोग है, मिलियन ऑफ जो कंसेप्ट है इकोनॉमी में, जैसे इंडिविजुअल्स हो गए, हाउस होल्ड हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, इंडिविजुअल फर्म हो गए, ठीक है, या फिर प्रोड्यूसर हो गए, वो अपना पार्ट कैसे निभा रहे, अपना काम कैसे करते हैं, और जिसकी वजह से क्या बनता है, जिसकी वजह से क्या पूरी जो होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म क्या बनता है, मतलब एक पर्टिकुलर पूरी जो इकोनॉमी वो कैसे क्या बनती है, ये चीज क्या पढ़ता है। मतलब क्या करेगा, माइक्रोस्कोप से देख रहा है, जहां पे एक एक जो यूनिट्स के बारे में वो पढ़ाई करता है, वो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में पढ़ेगा, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेगा, और जैसे वो पता, जिससे उसे ये पता चलता है कि जो एक इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी जो पूरी काम कर रही है, उसमें ये सब का रोल कैसा है, ये सब काम कैसे करे, इनमें चेंजेस आने का जैसे क्या असर पड़ता है, क्या नहीं असर पड़ता है, ये सारी चीजों को क्या ये समझता है दोस्तों। क्लियर हो गया, तो मेरे ख्याल से दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे हम स्कोप देखेंगे थोड़े से। अब स्कोप का मतलब क्या होता है, देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन से एरिया में पढ़ता है, कौन से फील्ड में क्या स्टडी करता है, ये चीज हम लोग क्या देखने वाले हैं। सबसे पहली चीज याद करो, तीन थियरी आपकी, कौन सी थियरी, तीन थियरी है। एक सबसे पहला थियरी देखो, मैं यहाँ पे लर्न भी करा के दूंगा आपको। हाँ, आपकी तीन थियरी, कितनी थियरी है, हाँ तीन थियरी। सबसे पहले थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, याद कर लो मेरे साथ ही, याद कर लो, काम ही खत्म करो। तीन थियरी, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, फिर दूसरी थियरी क्या, फैक्टर प्राइसिंग। दो थियरी प्राइसिंग वाली, एक प्रोडक्ट की, एक फैक्टर की, एक प्रोडक्ट की, एक फैक्टर की, एक प्रोडक्ट की, एक फैक्टर की। फिर थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर है, क्या थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, याद हो गया, तीन थियरी कौन सी, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। क्लियर हो गया। अब सबसे पहली चीज, थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग होता क्या है, देखो कोई भी कमोडिटी होती है, उसकी जो प्राइस होती है वो डिसाइड कैसे होती है,
उसके डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर क्या डिसाइड होती है कि मार्केट में देखो कभी भी कोई भी कमोडिटी तभी भेजी जाती है या फिर प्रोड्यूसर तभी उसको क्या करता है, बेचता है या फिर बनाता है जब मार्केट में क्या उसकी डिमांड रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टाइलस है, अगर ये स्टाइलस की मार्केट में डिमांड है और एज अ प्रोड्यूसर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूं, अगर मार्केट में कंज्यूमर्स उसकी डिमांड करे तभी मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा। अगर मार्केट में इसकी डिमांड ही नहीं है तो मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा क्या, तो क्या इसको मैं सप्लाई करूंगा क्या, नहीं करूंगा। समझ में आ गया? तो ये चीज होती है और इसी के बेसिस पे क्या होता है आपका, इसी के बेसिस पे आपका क्या होगा दोस्तों, इसी के बेसिस पे आपका क्या होता है, प्राइस का डिसाइड होता है, डिमांड और सप्लाई। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज है, चलो यहां पे समझते हैं, कोई चीज है मार्केट में, जैसे कांदे की अगर बात कर रहे हो, कांदे का डिमांड बहुत ज्यादा है, कांदे का डिमांड क्या बहुत ज्यादा है मार्केट में, सही बात है, चलना भाई ठीक है। मार्केट में क्या कांदे का सप्लाई बहुत कम है, क्या होता है, सप्लाई कम है। अब सप्लाई कम है तो इसकी वजह से क्या मार्केट में क्या हो गई, इसकी क्या कमी पड़ गई, हाँ या ना, कमी पड़ गई। अब जब कमी पड़ी तो लोग क्या करते हैं, कांदा तो डेली यूज के लिए लोग डिमांड करेंगे, जब डिमांड करेंगे तो यहां पे क्या होगा, उसका प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा, देखो प्राइस ज्यादा बढ़ने लगता है। अब देखो डिमांड और सप्लाई कम था, डिमांड ज्यादा हुआ, तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो प्राइस है वो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, तो यहां पे देखो प्राइस डिसाइड हुआ कि नहीं हुआ। वहीं एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट में कांदे का सप्लाई बहुत ज्यादा रहता है और डिमांड भी बहुत रहती है, लेकिन सप्लाई डिमांड से ज्यादा रहता है, तो वहां पे प्राइस क्या हो जाती है, कम होती है कि नहीं कम होती है, हाँ कम होती है, तो देखो प्राइस डिसाइड हुआ। कई बार मार्केट में ये भी रहता है कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा, जैसे अगर मैं बात करूं आपके किसकी, कोरोना आया था, तो कोरोना में मेडिसिन की, कोरोना की जो मेडिसिन थी, क्या बोलते हैं इसको, अभी याद नहीं आया मुझे, उसको दवा एक नाम था, ठीक है। अब लोगों की क्या थी, लोगों की उस दवाई को लेकर बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्या थी, बहुत ज्यादा डिमांड थी, इवन तो सप्लाई भी बहुत अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या हो रहा था, उसकी जो प्राइसेस भी थी क्या, वो क्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है, क्योंकि वो चीजें थी, सप्लाई तो जरूरी था, सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा था, डिमांड भी बहुत ज्यादा थी। अब इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से जो प्राइस है वो भी क्या कर दिया गया, रेज कर दिया गया पैसे क्या अर्न करने के लिए, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। तो मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, देखो कभी भी क्या होता है, किसी भी की कमोडिटी के जो प्राइसेस होते हैं वो आपके दो बेसिस पे, एक डिमांड के बेसिस पे और एक सप्लाई के बेसिस पे क्या होता है, आपका डिसाइड होता है कि उसकी डिमांड कितनी और उसकी सप्लाई कैसी है। डिमांड बेसिस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या एनालाइज करता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर। इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर मतलब क्या, डिमांड को समझता है, साथ ही साथ वो किसको समझता है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। प्रोड्यूसर कौन है, जो क्या सप्लाई करता है, यानी सप्लाई को क्या समझता है कि मार्केट में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, और उसी के बेसिस पे जाके वो क्या करता है, फिर प्राइस का डिसाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग क्या होता है, यहां पे समझेंगे। हमें पता है कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए क्या अलग अलग चीजों की क्या रिक्वायरमेंट पड़ती है, सही बात है, प्रोडक्शन में बहुत सारे लोग यूज होते हैं। अब ऐसी कोई भी चीज जो क्या करती है, प्रोडक्शन करने में हमें हेल्प करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे पढ़ने के लिए क्या क्या चीजें हेल्प कर रही है, एजुकेशन, यूट्यूब हेल्प कर रहा है, टीचर्स हेल्प कर रही है, बुक्स हेल्प कर रही है, गाइड्स हेल्प कर रही है, नोट्स हेल्प कर रही है, सही बात है। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी फैक्टर ऑफ एजुकेशन हो गए, क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही है एजुकेशन ग्रैब करने में। वैसे प्रोडक्शन करने में जो भी चीजें आपको हेल्प करती है या फिर अपना जो कोई भी चीज जो कंट्रीब्यूशन देती है अपना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे। अब क्या क्या देखो चार चीजें ऐसी जो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। जैसे लैंड हो गया, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, समझ में आ गया। अब ये ऐसी चार चीजें जो आपको किसी भी एरिया में चले जाओ, कोई भी फील्ड ऑफ प्रोडक्शन का, चाहे आप टेक्निकल फील्ड में चले जाओ या फिर ऑटोमोबाइल फील्ड में चले जाओ या फिर अगर मैं बात करूं क्लोथिंग में चले जाओ, आपको ये चार बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो आपको हर कहीं पे भी क्या देखने मिल जाते हैं। अब यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमें ये समझने में हेल्प करता है कि भैया अगर लैंड आ रहा है तो लैंड के लिए हमें कितना रेंट पे करना चाहिए, अगर लेबर है तो लेबर को हम वेजेस कितना पे करना चाहिए या फिर जो सैलरी होती है मंथली वो कितनी पे करनी चाहिए, कैपिटल तो कैपिटल के इंटरेस्ट कितना मुझे पे करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट कितना मिलना चाहिए। बेसिकली ये क्या करता है, ये डिटरमाइन करने में क्या हमें हेल्प करता है। देखो यही चीज लिखा हमने, डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, समझा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वो मैंने बताया। और माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है
कि अगर लैंड अपना कंट्रीब्यूशन है तो लैंड के लिए हमें कितना रेंट पे करना चाहिए, अगर लेबर है अपना कंट्रीब्यूशन करता है लेबर के लिए हमें कितना वेजेस पे करना चाहिए, अगर आपका क्या है आपका कैपिटल है तो कैपिटल का हमें कितना इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर है तो एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट हमें देना चाहिए। ये सारी चीजें एनालाइज करने में हमें कौन हेल्प करता है, आपका फैक्टर थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प करता है। फिर थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, अब यहां पे हम समझेंगे इकोनॉमिक वेलफेयर हो क्या क्या। देखो इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब दोस्तों ऐसा एक एरिया जहां पे हम क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि सारे जो गुड्स है उनका एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब क्या हो गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, मतलब दोस्तों जब हम क्या करते हैं चीजों को रिसोर्सेज को हम बहुत ही बोलते ना अगर उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं बिना भी कोई भी वेस्टेज किए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। तो थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या बोलता है, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर दोस्तों ये बोलता है कि हम जो यूजर्स कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, 2 मिनट, हाँ थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हमें क्या बोलता है, हमें ये बोलता है कि हम जो प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन में जो गुड्स प्रोड्यूस किए, देखो प्रोडक्शन किया तो क्या होता है आपकी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उन्हें हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करने को हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म में क्या बोलते हैं अलोकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं अलोकेशन, हमें ऐसा अलोकेशन करना, ऐसा अलोकेट करना है कि जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उन सभी की जो कंजप्शन है वो क्या हो सके, वो क्या फुलफिल हो सके, क्या हो सके कंजप्शन जो है उसको हम लोग क्या पूरी क्या कर सकते हैं, या फिर जो वांट है उसको हम लोग क्या सेटिस्फाई कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में वेलफेयर जो है, अब इसको पूरा करने के लिए आपकी 3 एफिशिएंसीज क्या करती है, बहुत ज्यादा एक मेजर रोल क्या आपकी क्या प्ले करती है दोस्तों, समझ में आ गया। अब कौन सी वो देखो मैंने यहां पे लिखा है एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मतलब दोस्तों कि हम गुड्स को इस तरह से, जो भी देखो रॉ प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, कुछ गुड्स चाहिए रहता है, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए रहता है, सही बात है। अब ये भी जो ये जितनी भी सारी चीजें हमें इस तरह से यूज करना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम उतने ही क्वांटिटी उतने ही जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या हम प्रोडक्शन क्या कंडक्ट कर सके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बोल सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कम रिसोर्स में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, इसको हम लोग क्या एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन क्या बोलते हैं। फिर अब गुड्स तो प्रोड्यूस हो गए, अब गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद क्या करना पड़ेगा हमें, गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद दोस्तों हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या फिर अलोकेट करना पड़ेगा, है या ना, सही बात है। अब अलोकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखो अब एफिशिएंसी इन कंजप्शन क्या होता है, यही अलोकेट करना, मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं प्रोडक्शन जिन गुड्स का हुआ है उन्हें हमें क्या करना है उसको अलोकेट करना है, और इस तरह से अलोकेट करना है कि जितने भी लोग हैं इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उनकी जो वांट है वो क्या हो सके सेटिस्फाई हो सके, क्या हो सके वांट जो है उसको हम लोग क्या कर सके आपका सेटिस्फाई कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं एफिशिएंसी इन कंजप्शन बोलते हैं। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये चाबी है, अब एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब अलोकेट करना, मतलब सबको जाके बांटना नहीं। एफिशिएंसी इन कंजप्शन मतलब क्या हो गया कि अब मैं ये बेच रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने चाबी बचाई, अब चाबी बनाई मैंने कितने रुपए की, 100 रुपए की, अब मैं इसको बेच रहा हूं 2000 रुपए के लिए, तो क्या ये सही होगा क्या, चलो किसी को इमरजेंसी वो खरीद भी लिया, लेकिन क्या वो इससे सेटिस्फाई होगा क्या, नहीं बिल्कुल भी सेटिस्फाई होने वाला नहीं है दोस्तों। हमें क्या करना है, बेचना है, हमें इस तरह से उसको अलोकेट करना है कि सबकी जो वांट है वो क्या होता है सेटिस्फाई हो गए, लेकिन ये अगर कोई 2000 की अगर एक चाबी करेगा क्या उसकी वांट सेटिस्फाई होगी, नहीं, वो संतुष्ट नहीं रहेगा, भाई 2000 की चाबी बहुत महंगी पड़ी, वो संतुष्ट ही नहीं होगा। वही अगर मैंने 100 का प्रोडक्शन किया, अगर उसको मैं 150 में बेचूंगा तो लोग हाँ इसका वर्थ है 150 का, है वर्थ है 150 का, तो उसको 150 में बेचूंगा तो उसकी वांट जो की सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी, होगी। तो वही चीज बोला है कि इस तरह से गुड्स को क्या करना है अलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि लोग क्या सेटिस्फाई हो जाए, प्राइस को लेके सेटिस्फाई हो जाए, अपने चीज अपने जो प्रेफरेंस है उसको लेके सेटिस्फाई हो जाए, जो गुड्स है उसको यूटिलिटी मिलने वाली है उसको लेके सेटिस्फाई हो जाए, हमें क्या इस तरह से क्या करना है उसको क्या एलोकेट करना है। फिर आता है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे चीजें क्या समझेंगे। देखो ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब दोस्तों ऐसे गुड्स हमें प्रोड्यूस करने इकोनॉमी में जिसकी क्या इकोनॉमी में डिमांड हो, ना कि ऐसे गुड्स जिसकी इकोनॉमी में डिमांड नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सभी से जानते हैं मिल्क है, देखो ईच एंड एवरी गुड्स हैव एन अल्टरनेटिव यूज, हर एक गुड्स के क्या होते हैं अल्टरनेटिव यूज होते हैं। जैसे दूध है, दूध से क्या बन सकता है, लस्सी बन सकता है, सही बात है, छाछ बन सकता है, और क्या बन सकता है भाई दूध से मिल्क शेक बन सकता है, और हाँ दही बन सकता है जिसको हम लोग कर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें बनती है। अब
ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, अब हमें ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने हैं जो क्या लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग, एक्चुअल में लोगों को नीड है या फिर लोगों की क्या वांट है वो। जैसे फॉर एग्जांपल लोग मार्केट में डिमांड करें लस्सी की, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं मिल्क से लस्सी बना रहा हूं, ना कि मैं छाछ या फिर मिल्क शेक या फिर कर्ड, ये सारी चीजें नहीं बता रहा हूं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। समझ में आ गया, मतलब हमें हमेशा ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो क्या आते हैं, जो लोगों की डिमांड है या फिर लोगों को बहुत ज्यादा क्या है इच्छुक है, ये सारी गुड्स हमें क्या मिलने चाहिए, तभी क्या कर उसी को चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। यानी प्रोड्यूसिंग गुड्स मोस्ट डिसाइड बाय द पीपल, मतलब ऐसे गुड्स प्रोड्यूस करना जो लोग क्या कर रहे हैं उसकी मांग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। समझ में आ गया, तो ये चीजें समझने में और कौन हेल्प करता है, आपका जो थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या हमें समझने में क्या हेल्प करता है दोस्तों। समझ में आ गया, तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे मैं क्या देखने वाला, आगे मैं देखने वाला आपके फीचर्स के बारे में। फीचर्स मेरा नेक्स्ट स्लाइड पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, चलो जल्दी से, कोई बात नहीं, ले लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा यूट्यूब पे आप जूम होने का भी एक क्वालिटी है, तो आप जूम करके देख भी सकते हो। इनकेस अगर चाहिएगा तो मैं से एक फोटो जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में क्या यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो चीजें कंसेप्ट से थोड़े से क्या क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फीचर्स समझूंगा, फीचर्स समझाऊंगा। अब फीचर्स दोस्तों अगर मैं बता रहा हूं तो सबसे पहले मैं इसको नीचे धीरे धीरे जिंदगी में आना, देखो अब यहाँ पे, अब फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करूं तो देखो, जब हम चैप्टर हमने जब मीनिंग समझते हैं तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सारे फीचर्स एवे ही समझ जाते हैं, और यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से इतने डिटेल में अब मुझे आगे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या, देखो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, मुझे समझाने की जरूरत है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक टाइम पे सिर्फ एक ही यूनिट के बारे में पढ़ेगा, एक इंडिविजुअल यूनिट के बारे में पढ़ेगा, वो एग्रीगेट यूनिट्स के बारे में पढ़ेगा नहीं। एग्रीगेट मतलब क्या होता है, टोटल यूनिट्स के बारे में पढ़ेगा नहीं, पढ़ेगा वो हमेशा एक बार में एक चीज का, अगर पढ़ रहा है तो एक इंसान की इनकम में पढ़ेगा, अगर पढ़ रहा है तो एक क्लास में एक बच्चे के मार्क्स के बारे में पढ़ेगा, पढ़ रहा है तो एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले उसके बारे में पढ़ेगा, एक इनकम पढ़ रहा है तो वो एक बार में क्या पढ़ेगा, पूरे देश भर में जितने भी लोग हैं उनमें से सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के इनकम के बारे में पढ़ेगा, वो सबके बारे में पढ़ेगा क्या, नहीं। फिर आता है आपका प्राइस थ्योरी। अभी हमने पढ़ा कि क्या करता है, वो किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि उसका एक्चुअल में क्या मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए, मार्केट में कितनी कीमत पे क्या वो बिकना चाहिए, ये डिसाइड करता है। प्लस ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, यानी ऐसी चीजें जो क्या करती है, प्रोडक्शन करने में अपना जो योगदान देती है, उनके भी जो रिवॉर्ड होते हैं, यानी उनके भी इनकम को क्या करता है, डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करता है कि उन्हें कितना, अगर लैंड लिया तो लैंड के लिए रेंट कितना पे करना चाहिए, अगर लेबर लिया है तो लेबर के लिए वेजेस कितनी पे करनी है, अगर हमने क्या किया है, हमने कैपिटल लिया तो कैपिटल के इंटरेस्ट कितना पे करना चाहिए, अगर एंटरप्रेन्योर तो एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड करने में कौन हेल्प करता है, हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या आपका हेल्प करता है दोस्तों, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्या है, तीसरा है दोस्तों आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम। सबसे पहली चीज इक्विलिब्रियम होता क्या, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स, ठीक है। इक्विलिब्रियम है तो कौन सा इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या होता है, ये आपका जो बैलेंस होता है, दो फैक्टर्स के बीच में जो बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मुझे भूख भी लगी है, मुझे प्यास भी लगी है, ठीक है। अब इसको मैं मैनेज कैसे कर रहा हूं, ये चीज को मैनेज कैसे कर रहा हूं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्विलिब्रियम बोलूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं पानी पी ले रहा हूं थोड़ा सा, मैं खाना खा ले रहा हूं, पानी पी ले रहा हूं थोड़ा सा खाना, तो दोनों ही चीजों को मैं मैनेज करके चल रहा हूं कि नहीं चल रहा, तो मेरा ये इक्विलिब्रियम होगा। वैसे ही मुझे स्कूल का होमवर्क भी करना है और ट्यूशन का भी होमवर्क करना है, तो ये दोनों चीजों को मैं मैनेज कैसे कर रहा हूं, रात रात देख के बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं, तो वो मेरा क्या होगा, इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, बैलेंस। हम जिस तरह से क्या करते हैं, दो चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, आपका एनालाइज करता है, क्या करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एनालाइज करता है क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली डील किसे करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या, देखो पार्शियल मतलब एक हिस्सा, क्या करेगा वो इक्विलिब्रियम के एक हिस्से, पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, वो पार्शियल मतलब क्या होता है, एक हिस्सा। अब एक हिस्सा क्यों बोला हूं यहां पे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमेशा एक बार में सिर्फ एक ही चीज के बारे में पढ़ेगा। अब इक्विलिब्रियम है, दो फैक्टर्स को बैलेंस कर रहा है, लेकिन वो दोनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ेगा क्या एक बार में, नहीं, वो एक ही फैक्टर्स के बारे में पढ़ेगा।
क्यों? क्योंकि वो एक बार में सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या पढ़ता और बाकी सारी चीजों को क्या समझेगा, बाकी सारी चीजें, बाकी सारे जो फैक्टर्स है वो क्या कांस्टेंट है। जैसे डिमांड की अगर बात करूं, डिमांड पे बहुत सारी चीजें क्या करती है, इफेक्ट करती है, जैसे प्राइस हो गया, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इनकम हो गया, नेचर ऑफ गुड्स हो गए, तो ये सारे फैक्टर्स है जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं एक, कि मेरे ये रसना की बोतल, ये मेरी बॉटल है, ठीक है। अब इस बॉटल की अगर मैं बात करूं, इस बॉटल में क्या कर रहा है, अब इस बॉटल के जो प्राइस को, इस बॉटल की जो डिमांड हो रही है वो इफेक्ट हो रही है, किसकी वजह से, दो वजह से, एक प्राइस की वजह से और एक इनकम की वजह से क्या हो रही है, इफेक्ट हो रही है। समझ में आ गया, डिमांड कम या ज्यादा हो रहा है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों चीजों को नहीं पड़ेगा कि प्राइस की वजह से क्यों हो रहा है, इनकम की वजह से क्यों हो रहा है, तो दोनों चीजों को पड़ेगा, लेकिन एक बार में पड़ेगा नहीं, एक बार में सिर्फ वो किसको पड़ेगा, वो प्राइस को पड़ेगा, या फिर वो क्या किसके बारे में पड़ेगा, वो सिर्फ इनकम की वजह से क्यों डिमांड कम या ज्यादा हो रहा है उसके बारे में पड़ेगा। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका पार्शियल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और दूसरे जो फोर्स रहेगा या फिर दूसरी जो चीज रहेगी उसको क्या कर देगा, उसको समझेगा ये क्या कांस्टेंट है। क्लियर हो गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, डिमांड वाला चैप्टर आएगा हमारा, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमारा क्या आएगा, उसके बाद हमारा सप्लाई आएगा, तो वहां पे हम लोग चीजें क्या समझने वाले हैं। अब आपका क्या, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन, बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब कभी भी कोई भी स्टडी करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब कभी भी कोई स्टडी करेगा तो वो क्या सोचेगा, वो ये देखेगा कि बाकी सारी जो चीजें वो क्या कांस्टेंट है। क्या देखो, कभी भी आप लॉज आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे, जब भी कोई भी लॉ का डेरिवेशन डिराइव होगा या फिर कोई भी लॉ आप पढ़ोगे तो आप हमेशा एक चीज लिखोगे, क्या पता है क्या, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। अब ऐसा क्यों, क्यों, ये देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसे डिमांड की मैंने बात की, अब डिमांड बहुत सारे अलग अलग चीजों की वजह से, देखो प्राइस में अगर कम ज्यादा हुआ तो डिमांड कम ज्यादा होता है, अगर इनकम अगर एक पर्टिकुलर इंसान की बढ़ रही है तो वो पर्टिकुलर पर्सन की जो डिमांड होती है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, वो क्या कम ज्यादा होगी, ठीक है। नेचर प्रोडक्ट वो से भी इफेक्ट करता है, टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से इफेक्ट करता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो क्या करती है, एक पर्टिकुलर चीज को क्या इफेक्ट करती है। सही बात है, डिमांड को क्या करी, इफेक्ट करी। तो यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ेगा ना तो वो सिर्फ एक चीज को ध्यान में रख के पढ़ेगा। जैसे आपका क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल वो पढ़ रहा है तो वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा कि बाकी सारी चीजें क्या कांस्टेंट है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मतलब क्या हो गया कि बाकी सारी चीजों में क्या कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ये समझ के पड़ेगा, बाकी सारी चीजों में क्या कोई भी बदलाव होने वाला नहीं, वो जैसी है वैसी रहेंगी, जैसे सेम अभी है वैसी क्या सेम वैसी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर वो एक फैक्टर को ध्यान में रखेगा, जैसे हमने हमारा लॉ है कि क्या कौन सा लॉ है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लोअर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांड, ऐसे आपका लॉ है। तो यहाँ पे क्या सिर्फ प्राइस को लेकर पड़ेगा, जैसे प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या होगा, कम हो जाएगा, वही अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये प्राइस को लेकर इनकम, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, टैक्सेशन पर ये सब कांस्टेंट, में कोई भी बदलाव हो रहे नहीं है, तो वो चीज ये अज्यूम करके रखता है। और इस अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटरिस पैरेबल्स, क्या हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अब मैं ही हूं, ठीक है, अब मेरी अगर तबियत खराब हो जाए तो तबियत खराब होने के पीछे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जो तबियत खराब, मैंने खाना नहीं खाया इस वजह से होता है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही इस वजह से, मेरी बॉडी डिहाइड्रेट कर रही इस वजह से हो रहा है, मैंने कल क्या खा लिया था, मैंने कचौरी खा ली थी और मोमोज खा लिया था, उसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया। तो देखो 3-4 रीजन है जिसकी वजह से मेरा क्या तबियत खराब हो रहा है। तो अब अगर यही अगर डॉक्टर पढ़ेगा तो डॉक्टर सारी चीजों को एनालाइज करेगा कि इसका पेट खराब हुआ, ये किया था। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेगा तो सिर्फ एक ही चीज को अज्यूम करेगा, क्या कि इसने मोमोज खाया था तो इस वजह से इसका पेट खराब हुआ, और बाकी सारी चीजों को क्या रखेगा, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, उसकी वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। क्लियर हो गया। तो ये आपका बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन हो गया। फिर स्लाइसिंग मेथड, स्लाइसिंग मेथड क्या होगा, देखो स्लाइसिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई क्या है, एक बहुत बड़ा क्या आइसक्रीम का क्यूब है, अब क्या होगा स्लाइस में हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, हाँ या ना। तो इस चीज को जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को एक छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं और उसके एक टुकड़े को निकाल के जब उसको हम लोग स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी है, सही बात है, हमारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बड़ी, अब उस इकोनॉमी को ये क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। और छोटे छोटे टुकड़े में से क्या करेगा, अब ये सबको ना पढ़कर वो सिर्फ क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक पर्सन की इनकम के बारे में पढ़ेगा। मतलब क्या बोल रहा हूं, नेशनल इनकम था, नेशनल इनकम में से क्या किया उसने, नेशनल इनकम में से पूरे इनकम के बारे में ना पढ़कर
उसने सिर्फ क्या किया, उसने सिर्फ ये वाले पर्सन की यानी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसान के बारे में क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड बोलते हैं। सीधी भाषा में कहूं, पूरी इकोनॉमी को क्या कहते हैं, वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करने के बाद वो एक एक चीज को क्या पढ़ता है, एक एक चीज एक टाइम पे सिर्फ एक चीज को पढ़ता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग मेथड क्या बोलेंगे दोस्तों। अब दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा जो हमारा है वो मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल होता है। मार्जिनलिज्म क्या, एक की टूल है, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है किसका, हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस का दोस्तों। अब मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल होता है क्या, देखो मार्जिन मतलब क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट। हम बोलते हैं ना, जैसे 4 रुपए का कॉस्ट पड़ा बनाने के, कोई भी कमोडिटी बनाने के लिए 4 रुपए का क्या हमें खर्चा पड़ा। अब उसमें क्या हुआ, उसमें 1 रुपया जोड़ के मैंने क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब आपसे कोई भी पूछे कि इस प्रोडक्ट में मार्जिन कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 1 रुपया मार्जिन है। क्यों, क्योंकि 4 रुपया आपका खर्चा था और 1 रुपया का आपका फायदा था, 1 रुपया आपने ऐड किया था अलग से, तो वो क्या होता है, आपका मार्जिन होता है। समझ में आ गया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही चीज करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या समझेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स ये करेगा कि अगर अलग अलग जो थियरीज है, अलग अलग जो कंसेप्ट है, उसमें क्या करता है, उसमें वो ये समझेगा कि अब जब एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट जब ऐड होता है, क्या होता है, कभी भी जब एक एडिशनल यूनिट ऐड होता है तो उसकी वजह से चेंजेस क्या होते हैं, उसकी वजह से बदलाव क्या होता है इकोनॉमी में, वो समझने की क्या करता है, आपकी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या हेल्प करता है। समझ में आ गया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर डिमांड है, ठीक है, अगर सप्लाई है, तो सप्लाई जैसे फॉर एग्जांपल कितनी हो, ए भाई ये बहुत गड़बड़ है, सप्लाई हो रहा था किसी भी कमोडिटी का, अब प्राइस में क्या हुआ, प्राइस उसका पहले कितना था, 10 रुपया था, 10 रुपया था, ठीक है। तो सप्लाई कितना हो रहा था, सप्लाई हो रहा था आपका 20 यूनिट क्या हो रहा था, सप्लाई हो रहा था। अब एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट, अब इसका जो प्राइस हो गया कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। कितना हो गया, 11 रुपया। देखो मैंने एक एडिशनल यूनिट ऐड किया कि नहीं ऐड किया, जब मैंने एक 11 रुपया ऐड किया तो अब सप्लाई कितना हो गया, वो आपका 22 यूनिट का सप्लाई होना क्या शुरू कर, सप्लाई करना क्या प्रोड्यूसर ने क्या शुरू कर दिया दोस्तों। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स यही तो देखता है कि देखो यहां पे जब मैंने एक एडिशनल यूनिट ऐड की तो इसकी वजह से चेंजेस क्या आया, हाँ इसकी वजह से क्या हुआ, जो यूनिट्स थी वो भी क्या हो गई, रेज हो गए दोस्तों। तो इसके बारे में क्या ये पढ़ने की कोशिश करता है। सेम चीज में डिमांड की अगर बात करूं तो डिमांड में क्या होता है, जैसे एक बंदा है, ठीक है, डिमांड में ले लेता हूं और यहां पे मैं इनकम ले लेता हूं, ठीक है। जब एक पर्टिकुलर इंसान की इनकम कितनी 20 रुपए थी, तो कितना किलो कांदा खरीदता था, 2 किलो कांदा खरीदता था। कितना किलो, 2 किलो कांदा खरीदता था। समझ में आ गया। अब इंसान में, इंसान की जो एक इनकम थी, अब उसमें एक एडिशनल यूनिट ऐड कर देते, यानी अब वो कितना ऐड हो गया, अब उसकी सैलरी 2 रुपया बढ़ गई। कितने रुपए हो गए, 2 रुपया बढ़ गए, तो कितनी होगी, 22 रुपए हो गई। तब वो अब 2 किलो कांदा खरीद रहा है, नहीं, अब उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कांदा कितना खरीदने लग रहा है, वो 3 किलो खरीदने लग रहा है। तो देखो एक एडिशनल यूनिट ऐड होने की वजह से बाकी सारी चीजों में कितना चेंजेस हुआ, इसी चीज को क्या करता है आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, क्या आपका हेल्प करता है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या बोलते हैं। और इसी के बेसिस पे क्या करता है आपका जो प्रोड्यूसर होगा या फिर अगर एक जो कंज्यूमर होता है डिसीजन लेता है। तो देखो यहाँ पे डिसीजन कैसे लिया उसे 3 किलो कांदा खरीदने का, जब उसका क्या हुआ, उसकी इनकम में क्या रेज हुआ, एक एडिशनल यूनिट जब ऐड हुई तब उसने डिसीजन लिया कि भाई अब 2 किलो कांदे में मेरा घर तो चलता नहीं, अब मुझे 3 किलो कांदा क्या लेना चाहिए। तो एक प्रोड्यूसर भी उसी बेसिस पे डिसीजन लेता है, अब सॉरी कंज्यूमर लेता है। और प्रोड्यूसर कैसे लिया, देखो जब 10 रुपए का बिक रहा था तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा था, प्रोड्यूसर सिर्फ 20 यूनिट क्या कर रहा था, सप्लाई कर रहा था। अब क्या हुआ, अब 1 रुपया बढ़ गया, एक एडिशनल यूनिट ऐड हुआ, तो प्रोड्यूसर ने ले लिया, भाई 1 रुपया बढ़ गया, चलो और बेचते डिसीजन लिया कि नहीं लिया। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल क्या बोलेंगे। अब दूसरा चीज क्या है, दूसरी चीज है दोस्तों एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। अब एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो देख भाई सीधी सीधी बात बोलता हूं, ज्यादा पक नहीं करता हूं। क्या करता है ये अलग अलग जो मार्केट है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोस्टी कंपटीशन हो गया, फिर उसके बाद मोनोपोली हो गया, इन सभी मार्केट स्ट्रक्चर को क्या कहता है वो एनालाइज करता है, ये वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है, क्या सारी दिक्कत है, क्या सारे प्रॉब्लम है, ये सारी चीजों करके ये समझता है दोस्तों। फिर उसके बाद मैं बात करूं लिमिटेड स्कोप है। हाँ भाई आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या आपका एक लिमिटेड स्कोप है। क्यों लिमिटेड स्कोप बोल रहा हूं दोस्तों, इस वजह से बोलता हूं ये टोटल एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं पड़ेगा, सिर्फ पर्टिकुलर इंसान के एम्प्लॉयमेंट के बारे में पड़ेगा। वो नेशनल इनकम के बारे में ना पढ़कर सिर्फ पर्टिकुलर पर्सन के इनकम के बारे में पड़ेगा। टोटल आउटपुट के बारे में ना पढ़कर एक इंडस्ट्री कितना प्रोडक्शन करी उसके बारे में पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इसी चीज को बोला जाता है लिमिटेड स्कोप, मतलब सिर्फ वो एक बार में एक ही चीज के बारे में पढ़ेगा, वो एन नंबर ऑफ चीजेस के बारे में नहीं पढ़ सकता। इतना चीज क्लियर हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या जो फीचर्स था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो भी हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया। याद कर लो सबसे पहले देखो इंडिविजुअल यूनिट, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट है, फिर प्राइस थ्योरी है, फिर पार्शियल इक्विलिब्रियम है। समझ में आ गया। फिर इसके बाद क्या आपका स्लाइसिंग मेथड ले लो आप,
फिर उसके बाद क्या आपका, फिर उसके बाद आपका आता है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल, फिर लिमिटेड स्कोप आता है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आता है, फिर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन। याद करो, 2 मिनट लेके बैठो, 4 बार बोलो, देखो पहले 4 पॉइंट याद करो, फिर 4 पॉइंट, पहले 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, अब भी लेके खत्म कर दो। यहाँ पे आपको एक एक चीज मैंने क्या समझाई है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो वीडियो का टाइमिंग हो रहा है, वीडियो का टाइमिंग जो हो रहा है दोस्तों, अभी आसपास कुछ आपके मैं बोलूं तो आपके कितने हो गए, 35 मिनट्स की वीडियो बन सके। तो आप देख सकते हो कि कितने लेक्चर्स है, लगातार आपके लेक्चर्स आ रहे हैं, आपके 10 आपके 11 के लेक्चर्स आ रहे हैं, 12 के लेक्चर्स आ रहे हैं, अकाउंट्स के लेक्चर आ रहे हैं, एसपी के लेक्चर्स आ रहे हैं, सभी के लेक्चर्स आ रहे हैं। तो यार फटाफट अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। आपके लिए आप समझ सकते हो कितना मेहनत किया जा रहा है। और इवन दो आपको मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि हम पहली बार चीजों को कर रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने जो चीजें एग्जाम में दी, बोर्ड एग्जाम के टाइम पे दी थी, वही सारी चीजें आपको बोर्ड एग्जाम में क्या देखने मिली थी, वीडियोस पड़े हुए इसी चैनल पे दिए थे। उसके पिछले साल भी हमने क्या जो चीजें दी थी वही आपके बोर्ड एग्जाम में क्या दिया गया था। आपको ये फीचर्स कितने लिखने हैं, फीचर्स में लाइन कितनी होनी चाहिए, कितने पॉइंटर्स आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा, क्या एक जो साइकोलॉजी होती है एक चक्कर की, सारी चीजें हम आपके बताते हैं, सारी चीजें हम आपको बताएंगे जो आपको कोई भी नहीं बताने वाला पूरे यूट्यूब पे। समझ में, सारी चीजें हम बताएंगे लास्ट टाइम पे, हम ही बताने वाले, ठीक है। तो पूरी स्ट्रैटेजी दी जाएगी। और आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी लेंगे कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा पढ़ के आप कितना क्या स्कोर क्या कर सकते हो, या फिर कम पढ़कर आप ज्यादा कैसे स्कोर कर सकते हो, ये भी चीजें हम आपको क्या डिटेल बता देंगे। अब आता है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, किस लिए इंपॉर्टेंट, ये चीज भी हम लोग क्या यहाँ पे क्या समझेंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज क्या दिया आपको, प्राइस डिटर्मिनेशन दिया। अब प्राइस डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं तो ये मुझे शायद से डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। माइक्रोइकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन करने में। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, मतलब उनको पेमेंट कितनी करनी चाहिए, ये डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करता है। ये थोड़ी देर पहले हमने देखा था, हाँ या ना, तो ये मेरे ख्याल से आपसे समझाने की जरूरत नहीं। अब दूसरा पॉइंट क्या, फ्री मार्केट इकोनॉमी। और फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, सबसे पहली चीज वो मैं यहाँ पे आपको क्या थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होता क्या है। 2 मिनट गाइस। अब फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, एनालाइज करता है, वर्किंग क्या समझता है फ्री मार्केट इकोनॉमी का। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गुड्स से रिलेटेड क्या होता है, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या किया जाता है, कुछ सवाल उठे, जैसे क्या प्रोड्यूस करना, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, ये सारे क्या क्वेश्चंस क्या लिए जाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। एक पर्टिकुलर कंज्यूमर को क्या चाहिए उसको ध्यान में रखा जाता है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, और किस तरह से प्रोड्यूस कर रहा है कि कंज्यूमर की जो वांट होगी वो सेटिस्फाई होगी, हाउ टू प्रोड्यूस, और कब उसे प्रोडक्शन करना चाहिए कि जो कंज्यूमर की जो नीड है उस टाइम पे, जो वांट जब अकर हो तो उस टाइम पे जो गुड्स होना चाहिए जिसकी वजह से उसकी जो वांट होगी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट क्या इकोनॉमी बोलते हैं। समझ में आ गया। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या होता है, जहां पे आपके क्या होते हैं, आपके जो गुड्स से रिलेटेड सवाल होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस, जिससे एक इंडिविजुअल लेवल की और जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल लेवल की जो वांट होगी वो क्या सेटिस्फाई हो सके। और साथ ही साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्या अंडरस्टैंड करने में क्या हमें हेल्प करता है दोस्तों। समझ में आ गया। और मैं आपको बता दूं, इस चीज में गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है। कोई भी इंटरवेंशन गवर्नमेंट क्या कभी भी क्या करेगी, अपनी टांग क्या इसमें नहीं अड़ाएगी। समझ में आ गया। फिर उसके बाद क्या होता है, फॉरेन ट्रेड। अब फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, ऐसे ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज फॉरेन ट्रेड होता क्या है, जब हम क्या करते हैं हमारी कंट्री और किसी और कंट्री के बीच में क्या ट्रेड एक्टिविटीज करते हैं, तो इस एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रेड क्या बोलते हैं दोस्तों। इतनी चीजें क्लियर है आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के बीच में क्या ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है, तो इस चीज को मैं क्या बोलूंगा, फॉरेन ट्रेड क्या बोलूंगा। अब फॉरेन ट्रेड में माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या काम है, तो देखो सीधी सीधी बात है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये एक्सप्लेन करने के लिए फॉरेन टैरिफ्स में या फॉरेन ट्रेड में, जैसे टैरिफ किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी पे जब एड ऑन होती है तो उसकी वजह से चेंजेस क्या होते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। देखो जैसे हमने देखा है कि हमारे टैरिफ मतलब क्या होता है, जैसे इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगता है। अभी हमारी कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कितनी लगी है, 100% लगी है। सही बात है। अब 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगी है, मतलब अगर कोई 2 करोड़ की कार खरीद रहा है, क्या कर रहा है, अगर 2 करोड़ की कार खरीद रहा है तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी कितनी पे करनी पड़ेगी, 2 करोड़ पे करनी पड़ेगी। मतलब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल जो उसके कॉस्ट का जो कार का जो कॉस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4 करोड़ हो जाएगा। सही बात है, हाँ या ना, पड़ेगा। तो यहां पे तो देखो, अब इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से भी मतलब टैरिफ रेट्स की वजह से भी क्या होता है, आपके गुड्स के
जो डिमांड है उसमें क्या करता है, फर्क पड़ता है। अब देखो 2 करोड़ की कोई कार खरीदेगा, 2 करोड़ टैक्स भरेगा, तो क्या कोई खरीदना पसंद करेगा? क्या नहीं करेगा दोस्तों। वो क्या सोचेगा, वो सोचेगा मैं इसको लू का को, मैं इससे अच्छा इंडिया का ले लूं। तो यहाँ पे फॉरेन गुड्स के जो फॉरेन जो इंपोर्टेड गुड्स होंगे, इंपोर्टेड गुड्स की जो डिमांड होगी कम होगी कि ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो देखो ये किस तरह से क्या हमें क्या करता है, हमें क्या इफेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी रेट्स। डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी रेट्स मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि एक जो करेंसी होते हैं, ठीक है, अब जो करेंसी होता है, अब हर एक कंट्री की जो करेंसी जो है उसकी जो वैल्यू वो अलग अलग। अब जैसे यहाँ पे डॉलर की अगर मैं बात करूं तो डॉलर इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल करेंसी ऑल ओवर द अर्थ, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट। ठीक है, अब $1 की कीमत हमारे इंडिया में कितनी, 80 रुपीज है। तो ये चीजें कैसे हमें एनालाइज कर पाए, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की वजह से क्या एनालाइज हो पाता है दोस्तों। समझ में आ गया, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। अब इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग होता क्या है, देखो इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग बेसिकली हमें हेल्प करता है कि जो वेरियस कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं उन्हें हमें समझाने में क्या हेल्प करता है। देखो इकोनॉमिक मॉडल की वजह से कहीं ना कहीं हमारे लिए ये पॉसिबल हो पाता है कि हम क्या कर सके, हम जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस अराइज होते हैं हमारी इकोनॉमी में उसको क्या समझ सके। और कहीं ना कहीं माइक्रो इकोनॉमिक्स ने क्या बहुत ज्यादा क्या कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज, बहुत सारे कंसेप्ट, बहुत सारे टूल्स क्या किए, डेवलप किए आपके इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमिक जो आपके मॉडल्स होते हैं वो क्यों बनाए, कैसे गए बनाए, आपके बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को यूज करके क्या बनाएंगे। अब इकोनॉमिक वेरिएबल्स कैसे हो गए, क्या हो गए सर, प्राइस हो गया, डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया, ठीक है, ये क्या होता है आपके इकोनॉमिक्स वेरिएबल होते हैं दोस्तों। तो इसी के मदद से क्या हो गया, बहुत सारे मॉडल बिल्डिंग क्या, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग क्या की गई है। फिर आपका बिजनेस डिसीजन, मैंने ऑलरेडी समझा कि देखो अब यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो डिसाइड करने में। तो देखो अब ये कमोडिटी की प्राइस कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए कि इतनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। तो ये बिजनेसमैन को क्या हेल्प करता है डिसाइड करने में, ये आपका बिजनेस डिसीजन हो गया। दूसरी चीज, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ले रहे हैं उनको कितना पेमेंट मुझे करना चाहिए और कितना पेमेंट नहीं करना चाहिए, कम करूं कि ज्यादा करूं, ज्यादा करूंगा तो ये बहुत ज्यादा तो नहीं, कम करूं तो बहुत कम तो नहीं हो जाएगा। तो ये क्या होता है, बिजनेस डिसीजन लेने में करता है। अब क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, ठीक है, ये भी कौन हेल्प करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है ना, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका बिजनेस डिसीजन। हमें ये पता करने में हेल्प करता है, देखो थियोरी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि हमें ये बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की भाई आपको क्या करना है, आपको ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करना है जो बहुत ज्यादा डिजायर है, किसके द्वारा, आपके कंज्यूमर द्वारा, वही हमें क्या करना है, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। तो ये बिजनेस डिसीजन, ठीक है। अब यूजफुल टू गवर्नमेंट, अब यूजफुल टू गवर्नमेंट कैसे हो गया, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि अलग अलग जो टैक्सेशन पॉलिसीज होती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है, उसको क्या करना है, प्राइस पॉलिसी होती है, उसको फ्रेम करने में, ताकि क्या कर सके जो गवर्नमेंट है अपने जो डिसीजंस हैं वो क्या बहुत ही ज्यादा प्रॉपर ले सके, और प्लस अपने जो गोल्स है उसके जो सर्टेन गोल्स है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके, उसको क्या कर सके, उसको सस्टेन कर सके, यानी कि उसको फुलफिल कर सके, ठीक है। बेसिस ऑफ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स मैंने ऑलरेडी बताया कि हमने क्या देखा था, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी देखी, सॉरी थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर देखा, जहां पे हमने 3 एफिशिएंसी इन कंजप्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या हेल्प करता है कि ओवरऑल जो लोग है कंट्री के उनका भला करने में, उनके जो चीजें उनका जो कंजप्शन है वो कंजप्शन को क्या फुल करने, जो वांट्स उनको फुलफिल करने के लिए, प्लस जो रिसोर्सेज अवेलेबल उनका क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या करने के लिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन मतलब क्या, बिना कोई वेस्ट किए क्या उनका क्या अच्छा खासा क्या यूज करने के लिए दोस्तों, क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने जो आपका पूरा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है वो मैंने यहां पे क्या पूरा खत्म कर दिया। अब इससे ज्यादा आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। अब देखो यहां पे मैं एक आपको बता दूं, आप क्या कर लो, स्कोप करोगे तो स्कोप में 3 थियोरी है, थियोरी ऑफ प्राइस मेथड, सॉरी थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग और थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। उसमें 3 एफिशिएंसी इन कंजप्शन, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका क्या फीचर्स है, फीचर्स में आपके 8 पॉइंट्स है। देखो अब इंडिविजुअल यूनिट है, ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस थियोरी है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं पार्शियल इक्विलिब्रियम है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका है जो है यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल,
लिमिटेड स्कोप है। फिर उसके बाद अगर एक और आपका पॉइंट है, एक और पॉइंट जो आपका है दोस्तों वो क्या आपका, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। एक आपका हो गया इंडिविजुअल यूनिट, एक आपका हो गया प्राइस थ्योरी, एक आपका हो गया बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस, आपका एक आपका स्लाइसिंग मेथड था जो मैं भूल गया था, ठीक है, वो आ गया। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके क्या, आपके इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइस डिटर्मिनेशन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, फिर बिजनेस डिसीजन, फॉरेन ट्रेड, यूजफुल टू गवर्नमेंट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका एक और है यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है क्या, आपका बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। तो ये पॉइंट्स आज ही लर्न करके क्या खत्म कर दो, क्योंकि आपके एग्जाम में जो इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है यानी फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो है ना, उसका वेटेज बहुत अच्छा खासा है दोस्तों। तो ये 5 चैप्टर आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी जो नैया इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छे से पार हो जाएगी। और मैं बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इकोनॉमिक्स वन ऑफ द बोल सकते हैं हम लोग इजिएस्ट सब्जेक्ट, अगर आप डेली बेसिस पे सारी चीजें करते जाते हो तो। और अगर आप बोलोगे कि एचपी का कैसे करना है सर, ओसीएम का कैसे करना है, उसके बारे में भी कुछ बताओ, तो हम कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, हम उसके लिए भी वीडियोस आपके लिए लेकर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।